कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में कोहराम है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। आलम यह है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में पहुंच चुका है और अब तक देश में इसके मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां अब तक 108 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्रिसमस और नए साल पर होने वाले जश्न की वजह से यह वायरस और फैल सकता है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियां का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ओमिक्रॉन के अभी देश में 358 केस हैं। महाराष्ट्र में देखिए नाइट कर्फ्यू है, धारा 144 लागू कर दी गई है, जश्न मनाने पर रोक है। दिल्ली में भी, यूपी में नाइट कर्फ्यू है, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है। तो कई राज्यों ने अब इसको लेकर के सख्ती बढ़ा दी है क्योंकि वहां पर ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 17 राज्यों में फैल चुका है। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 358 तक पहुंच चुकी है। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामलों पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, आशंका यह है कि जल्द ही दुनिया में महामारी की चौथी लहर आ सकती है। यही वजह है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले दुनिया में 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं, जो तेज संक्रमण के खतरे का इशारा है। इसलिए सावधानी और सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत में 183 ओमिक्रॉन मरीजों की जांच के आधार पर यह पाया गया कि 121 लोग विदेश से आए और 44 लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 18 लोग संक्रमित कैसे हुए, उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इनमें 3 लोगों ने बूस्टर डोज भी ले रखी थी। 87 लोगों को टीके के दोनों डोज लग चुके थे। 30% में लक्षण थे, जबकि 70% में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने ओमिक्रॉन से बचने के लिए लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 4th सर्ज and the overall positivity is 6.1. So therefore we cannot afford to loosen our guard, we cannot afford to slacken. हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने भी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा और इस बीच लोगों पर वैसी ही सख्ती रहेगी जैसी कोरोना की दूसरी लहर में की गई थी। नाइट कर्फ्यू का फैसला 25 दिसंबर की रात से यानी आज से लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं, भीड़ को कम करने के लिए किसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा अधिकारियों को राज्य में लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 180 कोरोना केस सामने आए और अच्छी बात यह रही कि इस बीमारी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या अब 782 हो गई है, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं दिल्ली सरकार ने सरोजनी नगर मार्केट में उमड़ती भीड़ को देखते हुए 25 और 26 दिसंबर को ऑड इवन के तहत बाजार को संचालित करने का आदेश दिया है, ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मंडल आयुक्त को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश भी दिए हैं। इन सबके बीच मेहरौली इलाके में पुलिस ने एक क्लब को सील कर दिया। वो इसलिए क्योंकि क्लब में डीडीएमए की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए 2 दिन पहले डीडीएमए ने नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट में क्षमता घटाकर 50% कर दी गई थी। इन जगहों पर किसी भी तरह के सामूहिक सेलिब्रेशन पर भी रोक लगा दी गई थी।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में इस नई वेरिएंट के 20 मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 108 पहुंच गई। यही वजह है कि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए पहले की ही तरह कई तरह की पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है। राज्य भर में सभी सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। एक शादी के लिए एक बंद हॉल में मौजूद लोगों की संख्या एक बार में 100 से ज्यादा नहीं होगी। खुली जगह में यह संख्या 250 या जगह की क्षमता के 25% से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह दूसरी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी लोगों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी। खुले स्थान में संख्या 250 से ज्यादा नहीं होगी। जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा घर को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। उधर मुंबई में बीएमसी ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नए दिशा निर्देशों के तहत क्रिसमस और नए साल पर होने वाली पार्टियों पर रोक लगी है। मतलब शहर में भीड़ जुटाने वाला अब कोई कार्यक्रम या आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा बीएमसी ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए, खासतौर पर दुबई से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक दुबई से मुंबई आने पर यात्रियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। 7वें दिन उस आदमी का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। पॉजिटिव रहने पर उसे कोविड सेंटर में भर्ती किया जाएगा। अगर यात्री का घर मुंबई से बाहर है तो उसे घर तक जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे यात्री को मुंबई से बाहर उसके घर तक निजी गाड़ी से पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसी यात्री की दुबई से मुंबई और फिर आगे मुंबई से राज्य के दूसरे जिले या दूसरे राज्य की कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो ये मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो उस यात्री के अगले एयरपोर्ट पर इसकी सूचना दी कि ये यात्री दुबई से आया है। हरियाणा सरकार ने भी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। मतलब ये कि आज से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक जगहों और सभी सरकारी दफ्तरों में सिर्फ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी आने जाने की इजाजत होगी। यही नहीं, सार्वजनिक जगह पर होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। खबर यह भी है कि पानीपत में कुछ दिन पहले विदेश से कुछ लोग लौटे थे, जिनमें 30 यात्रियों का पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य विभाग ने उन सभी की लिस्ट पुलिस को भेज दी है ताकि उन लोगों का पता चल पाए। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां ओमिक्रॉन के 13 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद इस नए वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 43 पहुंच गई है। यही वजह है कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य के 8 शहरों में आज से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से शुरू होकर सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा और इस बीच लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से क्रिसमस और नए साल के कार्यक्रमों पर भी रोक है। ओमिक्रॉन की वजह से कई राज्यों ने क्रिसमस और नए साल पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगाई है, लेकिन गोवा में इन आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से यह अपील की गई है कि सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाएं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। यह भी बताया गया कि गोवा में करीब 3500 विदेशी नागरिक है। 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें सिर्फ 8 लोग डेल्टा वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अभी तक हमने जो 28 लोगों का ओमिक्रॉन वायरस के लिए जो टेस्टिंग के लिए भेजा था, उसमें से 8 टेस्टिंग नेगेटिव आए हैं ओमिक्रॉन के लिए, लेकिन पॉजिटिव है डेल्टा वायरस के लिए। 19 लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है। इसीलिए सभी टूरिस्ट के लिए हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट एडवाइजरी इशू कर रहा है मंडे के दिन, और जनरल पब्लिक के लिए एडवाइजरी इशू कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। हमने लोगों को कहा है कि आप प्रिकॉशंस ले लें। सेलिब्रेशंस मनाते वक्त भी हमने रेस्ट्रिक्शंस कहीं पे भी नहीं लगाए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश के मेरठ के लालकुर्ती बाजार से आई इन तस्वीरों ने तो प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। बाजार में भीड़ की वजह से पैर तक रखने की जगह नहीं दिखाई दी। बाजार में हर तरफ सिर्फ लोगों के सिर ही दिखाई दिए। लोग कोरोना से बेपरवाह होकर खरीदारी में मशगूल दिखाई दिए। हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग बिना मास्क के बाजार में घूमते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए मास्क लगाए नजर आए। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के लाल कुर्ती बाजार में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नई गाइडलाइंस 25 दिसंबर से लागू हो रही हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू शुरू हो रहा है। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। लेकिन बाजार की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बाजार की तस्वीर है। भाई साहब आप ये बताइए, आप यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आए हुए हैं, आप मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे बाजार के कैसे हालात हैं? बाजार के हालात को देखकर कैसे लगता है? क्योंकि रात्रिकालीन कर्फ्यू कल से शुरू हो रहा है, 25 तारीख से शुरू हो रहा है। रात में 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा, लेकिन ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जागरूक नहीं है ये लोग और 80% लोग बगैर मास्क के ही हैं। इन्हें मास्क लगाना चाहिए क्योंकि ये जो लहर है ये बहुत भयंकर लहर आने वाली है। क्या कहेंगे, कितना जरूरी है मास्क? मास्क बहुत जरूरी है। बाजार के क्या हाल है? बाजार में तो खैर कौन लगा रहा है। हाँ, बाजार में कौन लगा रहा है, लेकिन लगाना जरूरी है। और ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। हमें चेत जाना चाहिए। अगर हम नहीं चेतेंगे तो फिर से उसी आफत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भाई साहब ये बताइए, मास्क लगाना कितना अनिवार्य है? सर अनिवार्य, मैं भूल चुका हूँ मास्क, सॉरी सर। मास्क किधर है? हाँ लगाया नहीं? लगा नहीं है। तो कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू भी शुरू हो रहा है। हाँ जी। मैडम मास्क कितना जरूरी है? बच्चे के साथ निकलेंगे, आपने लगा रखा है? हाँ। अच्छी बात है। तो आप देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से लाल कुर्ती बाजार का हाल है, कितनी भीड़ बाजार में उमड़ रही है और कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां आग लगने के से बाढ़ पीड़ितों की बस्ती जलकर राख हो गई। बताया गया कि खाना बनाते वक्त निकली चिंगारी से आग भड़क गई और उसने देखते ही देखते झुग्गियों की पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वो झोपड़ियां लपटों में घिरी नजर आई। लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक झोपड़ियां आग की चपेट में आती चली गई। जबरदस्त लपटों को देख वहां हड़कंप मच गया। डरे हुए लोग किसी तरह अपना बचा हुआ सामान निकालने में जुट गए। चीख पुकार मच गई। आग आगे न फैले इसके लिए कई लोगों ने तो अपने हाथों से ही अपनी झोपड़ियां तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन भीषण लपटों के आगे उनकी एक न चली। लाचार लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को जलते हुए देखते रहे। बताया गया कि ये सभी लोग बाढ़ पीड़ित थे, जो अपना घर मकान बाढ़ की चपेट में आकर बहने के बाद यहाँ झोपड़ी डालकर रह रहे थे, लेकिन आग ने उनका ये ठिकाना भी छीन लिया। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पिंपरी चिटवर्ड इलाके में कुछ बदमाशों ने एक पहलवान को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया और इसके सीसीटीवी वीडियो को जिसने भी देखा खौफ से भर गया। उस वीडियो में लाल रंग की शर्ट पहने नागेश नाम का पहलवान अपनी कार में बैठता दिखा, जिस पर नजर गड़ाए बदमाशों ने मौका पाते ही उसकी कार की तरफ दौड़ लगाई और कार की खिड़की पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कांच चकनाचूर हो गया, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। कार में बैठे आदमी ने बचने के लिए दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उस पर तड़ातड़ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस घटना में सुपारी किलिंग का शक जताया गया, जिसमें पहलवान नागेश की मौके पर ही मौत हो गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड कांग्रेस का बवाल बढ़ गया है और नौबत कार्यकर्ताओं के हाथों नेता की पिटाई तक पहुंच गई। राज्य कांग्रेस के महासचिव राजेंद्र शाह पर हरीश रावत को गाली देने का आरोप लगा तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में हाथापाई की और कांग्रेस दफ्तर में मौजूद प्रदेश महासचिव राजेंद्र शाह को घेरकर उनसे बहस शुरू कर दी। बहस चल ही रही थी कि एक कार्यकर्ता ताव में आ गया और उन्हें थप्पड़ मार बैठा। नौबत मारपीट तक आई तो मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ता बीच बचाव के लिए आ गए। अचानक हुई इस घटना से राजेंद्र शाह हैरान रह गए और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया। कार्यकर्ताओं ने इस पर भी ऐतराज जताया तो उनके सुर बदल गए।
एक प्रदेश के महामंत्री पर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आकर इस तरह से अगर गुंडई की जाएगी तो क्या इसका हसर, क्या संदेश जाएगा। राजेंद्र शाह ने दावा किया कि उन्होंने कभी हरीश रावत को अपशब्द नहीं कहे। इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद कई कार्यकर्ता मीडिया के कैमरे बंद कराने की कोशिश करने लगे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने हाथापाई की घटना को गलत बताया। जबकि यह घटना तब हुई जब उत्तराखंड संकट के मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही थी और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि हरीश रावत की नाराजगी दूर हो गई। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें हरीश रावत के अलावा पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल हुए, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि राज्य में विधानसभा चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री का फैसला जीतते हुए विधायक करेंगे। हरीश रावत की नाराजगी प्रभारी देवेंद्र यादव, संगठन से सहयोग नहीं मिलने और प्रीतम सिंह खेमे से थी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर राजनीति से संन्यास तक के संकेत दे दिए थे। लिहाजा चुनाव से पहले इस घमासान को थामने के लिए पार्टी आला कमान को बैठक बुलानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रभारी देवेंद्र यादव को भी बैठक में फटकार लगाई। हमारी जिंदगी केवल इतना है कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस की गीत गाए जा। अमेरिका और इजराइल से जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अपना दम दिखाया। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देने के मकसद से 5 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की, जिसके आखिरी दिन ईरान ने मिसाइलें दागकर अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक रेतीले इलाके में कई मिसाइल लॉन्चर खड़े दिखे। ट्रकों पर लदे ये लॉन्चर मिसाइलों से लैस थे और जैसे ही इशारा मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। सिर्फ मोबाइल लॉन्चर ही नहीं, जमीन के अंदर मौजूद ठिकानों से भी मिसाइलें दागी गई। तस्वीरों में एक के बाद एक कई मिसाइलें धरती का सीना फाड़कर आसमान की तरफ बढ़ती नजर आई। बताया गया कि यह अभ्यास फारस की खाड़ी के बेहद करीब 3 अलग-अलग जगहों पर किया गया, जिसमें दुश्मनों खासकर इजराइल पर पलटवार की तैयारियां परखी गई। पड़ोसी रूस से चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच यूक्रेन ने अमेरिका की दी हुई जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के साथ मिलिट्री ड्रिल की। पिछले कुछ वक्त में रूस ने यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा पर फौज की तैनाती बढ़ा दी है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ रूस को खुली चेतावनी दे चुका है। ऐसे में अगर हमला हो जाए तो उस सूरत में कैसे रूस को जवाब दिया जाए, उसके लिए यूक्रेन के जवान अमेरिका से मिली जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई, उसने दूर रखे अपने टारगेट पर ऐसा निशाना साधा कि टैंक जलकर राख हो गया। उसके कल पुर्जे तितर बितर हो गए। यूक्रेन की सेना रूस की सेना के सामने कहीं भी नहीं ठहरती और अमेरिका पहले दिन से यूक्रेन के साथ भी खड़ा है। ऐसे में यूक्रेन उसके दिए हथियारों और सैन्य मदद पर काफी निर्भर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां थाने के अंदर ही सेशंस कोर्ट के वकीलों के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि किसी आदमी की पैरवी को लेकर उनके बीच कोर्ट के पास ही विवाद शुरू हुआ। तभी एक पक्ष थाने पहुंच गया और उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों ही पक्ष थाने के अंदर ही आपस में भिड़ गए। वहां से सामने आई तस्वीर में दोनों पक्षों के कई वकील एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। इस दौरान कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि काफी देर तक उनके बीच लड़ाई होती रही। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कई बार उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए वकीलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस हंगामे को देखते हुए वहां कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर वकीलों की ये मारपीट खत्म हुई। जो भी वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह होगी उसको चेक करके जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बाद में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई।